हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में एक एक चैप्टर करके पढ़ रहे हैं और हम लोग मैसूर पर आ चुके हैं। मैसूर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आप इसको एक रूप से देख सकते हैं कि एक आधुनिक भारत का एक्सप्रेस चल रहा है, ट्रेन समझिए चल रहा है आधुनिक भारत का, जो हर स्टेशन पर रुकते हुए आ रहा है। और ये एक्सप्रेस है दोस्त, सुपर फास्ट है नहीं कि भागते जाएगा। एक्सप्रेस है तो हर स्टेशन पर रुकेगा और हर स्टेशन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेगी ट्रेन। अब जैसे में हम लोग इस ट्रेन को शुरुआत किए थे 7 नवंबर 2021 को, और उस समय से समझिए कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस समझिए होते हुए बंगाल के रास्ते अब मैसूर स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तो मैसूर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और अगला स्टेशन मराठा आएगा, उसके बाद सिख आएगा। इसी तरह से आधुनिक भारत एक्सप्रेस को हम लोग जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता जो स्टेशन है, स्वतंत्रता भारत का स्वतंत्रता जो स्टेशन है 1947, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो मैसूर के बारे में दोस्त हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो आज मैसूर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कि जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में जो वादा किया था आपसे कि जो मैं क्लास लूँगा, उस क्लास में आपको एक जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक के लेवल से लेकर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह एग्जाम का भी सवाल आपसे सोल्व होगा। तो उसको देखिएगा कि किस तरह से सोल्व होता है। आप घर पे भी एग्जाम सोल्व करिएगा क्वेश्चन को लेक्चर सुनने के बाद। और यहाँ आपको महत्वपूर्ण में जो आईएएस का एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एसएससी का भी एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे का भी एग्जाम में पूछा हुआ है और बीपीएससी, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वो सब प्रश्न मैं आपको लाया हूँ और आपसे देखता हूँ कि आपसे सोल्व होता है कि नहीं मुझे पढ़ाने के बाद। तो इसी तरह से आज जब ये प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्त मैं आपको एक स्टोरी समरी के रूप में आपको बता देता हूँ पहले कि मैसूर के युद्ध जो है, किस तरह से मैसूर का युद्ध दोस्त शुरू हुआ था, मैसूर का इतिहास क्या था और मैसूर का जो युद्ध शुरू हुआ था अंग्रेज के बीच। तो उसका एक आज समरी करने की कोशिश करेंगे शुरू के 10 मिनट में। तो इसलिए शुरू के 10 मिनट दोस्त कोई डिस्टर्ब आप लोग मत होइएगा। समझिए कि जो भी डिस्टर्बेंस है उसको साइड करके केवल 10 मिनट का आप लोग एक कहानी जो मैं आप बोलने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। और एक कहानी का डिटेल तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन एक कहानी 10 मिनट आप सुनिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको देखिएगा कि क्वेश्चन आपको सोल्व करने में आसान हो जाएगा और पीछे का क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं मैसूर का इतिहास से। तो मैसूर का इतिहास दोस्त शुरू होता है, समझिए कि दक्षिण भारत का इतिहास है ये। तो दक्षिण भारत के इतिहास में 1565 ईस्वी में आपको बताए थे कि दक्कन सल्तनत जो है विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देता है। विजयनगर साम्राज्य पर जब 1565 ईस्वी में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन सल्तनत विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देता है। उसमें विजयनगर साम्राज्य का राजा था सदाशिव राव और उसका जो मुख्य रूप से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था दोस्त राम राय। और ये दोनों समझिए पराजित हो जाते हैं जिसी को हम लोग तालीकोटा का युद्ध बोले थे 1565 ईस्वी में। और इस युद्ध में समझिए विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और बताइए विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज होंगे, तो राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो उसमें से दोस्त एक मैसूर नाम का भी राज्य था, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था तालीकोटा के युद्ध के बाद ही। तो जब मैसूर अलग अपना स्वतंत्र राज्य का घोषित किया तो वहां कोई राजा बनेगा, तो वो राजा था वाडियार वंश का स्थापना करता है। एक राजा हिंदू राजा था, वो वाडियार वंश का स्थापना करता है मैसूर में। अब वो वाडियार वंश दोस्त चलते जाता है और उसमें एक राजा होता है कि चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, जिसका दोस्त देखे थे शासनकाल 1734 से 1766 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। लेकिन चिक्का कृष्ण राज द्वितीय के बारे में हम लोग बोले थे कि इसको समझिए कि यह नाम मात्र का राजा था। इसका मुख्य रूप से शक्ति का इस्तेमाल इसका 2 सेनापति नंजराज, देवराज कर रहा था। तो जब नंजराज जो सेनापति था उसी के अधीन आपको बताया थे कि हैदर अली नाम का व्यक्ति एक सैनिक के रूप में नियुक्त होता है नंजराज सेनापति के अधीन। और वो एक सैनिक के रूप में समझिए कि वो अपनी नौकरी ढूंढते रहता है। हैदर अली के बारे में दोस्त बोला जाता है कि हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ था। तो वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी सोचता है कि हमको आजीविका चलाना है। जैसे में आज के समय में हम लोग एक सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय भी हैदर अली एक नौकरी का तलाश में ही रहता है और उसको सैनिक का नौकरी मिल जाता है नंजराज के अधीन। तो इस तरह से वो सैनिक का नौकरी अपना शुरू करता है। वो था अशिक्षित दोस्त, वो अशिक्षित रहता है लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनती था, बहुत कुशल था, राजनीतिक में कुशल था, कूटनीतिक में कुशल था। तो बहुत माने अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति था।
पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वो समझिए कि अच्छा से युद्ध प्लान करना जानता था, बात टैक्टिक्स जानता था अच्छा से। तो इस तरह से हैदर अली सेना के रूप में तो भर्ती हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समझिए कि मैसूर जो पहले कमजोर राज्य का दर्जा दिया जाता था, उसको सैनिक को धीरे धीरे वो अलग लेवल पर ले जाना शुरू करता है हैदर अली। तो 1755 ईस्वी में हम लोग देखे थे आगे चल के कि किस तरह से हैदर अली डिंडीगुल में फ्रांस की मदद लेता है और आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कर देता है। और इसी तरह से समय आगे बीतते जाता है और हैदर अली समझिए कि उसमें सेना में बहुत अच्छा काम करते जाता है। और उसके बाद 1761 का समय आता है दोस्त, नंजराज को हटाकर वो मैसूर का शासक बन जाता है। जब 1761 ईस्वी में नंजराज को हटाकर हैदर अली शासक बना था, उस समय का परिस्थिति देखिएगा भारत में, तो समझिए कि एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड फ्रांस था। और 1760 ईस्वी में फ्रांस का हार हो चुका था दोस्त, बांडीवास का युद्ध में अंग्रेज के समक्ष। जब फ्रांस का हार हो चुका था तो समझिए कि फ्रांस को भी एक मन में कसक तो होगा ही अंग्रेज के खिलाफ कि हम किस तरह से अंग्रेज से हार गए भारत में। तो लेकिन उसको आपको बताया था कि फ्रांस को सारा अधिकार खत्म कर देता है साम्राज्य विस्तार का, केवल बोलता है कि तुम व्यापारी बन के रह सकता है भारत में। तो फ्रांस सोचता है चलो ठीक है, हम व्यापार ही करेंगे। तब वो डायरेक्ट रूप से युद्ध तो लड़ नहीं सकता है अंग्रेज से, तो इसीलिए वो क्या करता है कि जो भारतीय राज्य थे उसको सपोर्ट करना शुरू करता है। अब सोचता है कि कोई भी राज्य को हम सपोर्ट करेंगे, उसको आधुनिक बना देंगे, आधुनिक हथियार दे देंगे। तो अब ये लोग जो पुराने जमाने के तरीके से लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज से, तो इसीलिए हार जाते हैं। अगर आधुनिक तरीका हम पहुंचा देंगे इन लोगों को, फ्रांस सोचता है, तो ये लोग सक्षम हो जाएंगे अंग्रेज को हराने में। तो यही तकनीकी यूज करके फ्रांस समझिए कि मैसूर को मदद करना शुरू करता है। तो हैदर अली फ्रांस से मदद लेना शुरू कर देता है। हैदर अली को पता रहता है कि आधुनिक औजार का क्या महत्व है, क्योंकि अंग्रेज के सामने हमको लड़ना है भविष्य में। और बहुत सारा जगह से चुनौती समझिए हैदर अली को मिलते रहता है, क्योंकि 1761 ईस्वी में का परिस्थिति देखिएगा तो 1761 ईस्वी का समय है दोस्त, तालीकोटा का पानीपत का तीसरा युद्ध हो चुका था। और पानीपत का तीसरा युद्ध में जो मैसूर का पड़ोसी राज था मराठा, और वो मराठा हार चुका था पानीपत का तीसरा युद्ध में 1761 ईस्वी में। किसके हाथे? अब अहमद शाह अब्दाली के हाथों से हार चुका था। और जब हार चुका था तो उसको लग रहा था कि वहां जो नया पेशवा बन के आया है माधवराव, तो वो समझिए कि जो अपना हार का जो चरित्र था उसका खराब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध में, उसके बदले वो समझिए आसपास के राज्य पर हमला करके और अपना साम्राज्य को बाउंस बैक करना चाह रहा था। जो पीछे उसका साम्राज्य घट चुका था पानीपत का तीसरा युद्ध में, उस साम्राज्य को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। तो उससे भी डर था हैदर अली को। और दूसरा जो निजाम था आसपास में, तो उससे भी डर था। और उसके बाद में अंग्रेज से तो डर था ही, तो इसलिए वो फ्रांस का समर्थन लेना शुरू करता है दोस्त हैदर अली। और इसी तरह से आगे चलते जाएगा, समय बीतते जाता है। और आपको बताया था कि 1764 ईस्वी में अंग्रेज को एक समझिए कि बहुत बड़ा विजय के रूप में मिल जाता है बंगाल। आपको पता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हो गया था दोस्त, और बंगाल उसमें विजय कर चुका था। और जब बंगाल विजय करता है तो उसका मोटिवेशन और हाई रहता है, उसको लगता है कि हम बंगाल को अब विजित कर चुके हैं, तो आगे भी हम कहीं विजित कर लेंगे दूसरे राज्य को। तो जब बंगाल विजय कर लेता है तो उसी में एक समझिए मैसूर का पड़ोसी राज्य रहता है हैदराबाद। तो हैदराबाद को लगता है कि जो माधवराव मराठा में है, उसको भी डर रहता है माधवराव से, मराठा से, क्योंकि माधवराव तो किसी पर भी हमला कर सकता है ना, क्योंकि उसको साम्राज्य विस्तार करना है। और मैसूर से थोड़ा बहुत डर रहता है उसको। तो निजाम जो सोचता है हैदराबाद का, वो सोचता है कि अभी तो ये सब में तीनों में सबसे मजबूत हमको नजर आ रहा है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में जीत चुका है। तो वो बंगाल से ही संधि कर लेता है, जो अंग्रेज से संधि कर लेता है निजाम हैदराबाद का। तो जब निजाम हैदराबाद का संधि कर लेता है अंग्रेज से, और बोलता है कि जो उत्तरी सरकार का इलाका मैं आपको गिफ्ट में दे देता हूं, और इसके बदले अगर आसपास के जो हमारे राज्य हैं, मराठा है और मैसूर है, इधर से अगर हमला होगा तो आप हमको संरक्षण दीजिएगा। तो अंग्रेज बोलता है चलो ठीक है, हम तुमको संरक्षण देंगे। इस तरह से दोस्त 1764 ईस्वी तक कहानी चलता है, पूरा दक्षिण भारत और उत्तर अंग्रेज के बीच। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए कहानी पहुंचता है 1769 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। और 1767 ईस्वी में क्या परिस्थिति बनता है दोस्त कि जब फ्रांस से बहुत सारा जब निकटता होने लगता है मैसूर का, मैसूर बहुत ज्यादा फ्रांस से दोस्ती कर लेता है। और उसके बाद हैदर अली धीरे धीरे अपना साम्राज्य भी थोड़ा सा विस्तार करने की कोशिश करता है जब राजा बनता है तो। और उसमें आप देखिएगा कि हैदर अली मालाबार जो तट है, समुद्री तट है केरल के आसपास वर्तमान समय में, उस तट पर समझिए कि अधिकार कर लेता है हैदर अली। तो अंग्रेज को और ज्यादा आंख लगता है, उसको लगता है कि फ्रांस का मदद भी ले रहा है, फ्रांस से व्यापार भी कर रहा है, और मालाबार तट पर हमला भी कर दिया है और कब्जा में ले लिया है।
तो इस तरह से अंग्रेज को पता चल जाता है कि मैसूर अब धीरे धीरे मजबूत राज्य के रूप में उभर रहा है, और जितने ज़्यादा मजबूत बनेगा उतने ज़्यादा ये चुनौती के रूप में हमारे सामने आएगा। तो अंग्रेज क्यों सोचता है कि क्यों न मैं इसको एक बड़ा राज्य बनने से पहले ही इस पर हमला कर देता हूँ। तो अंग्रेज प्लान करता है दोस्त, अंग्रेज प्लान करता है कि वो पहले जो इसका दुश्मन था, जैसे में मैसूर का दुश्मन उसमें था कि मराठा था, क्योंकि मराठा में जो माधवराव थे बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे मैसूर पर। तो माधवराव को पहले मिलाने की कोशिश करता है अंग्रेज, और उसके बाद निजाम से तो संधि कर ले ही रहता है 1764 ईस्वी में कि आपको मैं संरक्षण दूंगा। तो वो तो निजाम ऑटोमेटिक दोस्त रहता है अंग्रेज का। तो इस तरह से तीनों मिलके युद्ध प्लान करते हैं मैसूर के खिलाफ, और सोचते हैं कि मैसूर पर हम आक्रमण कर देंगे। लेकिन आगे क्या होता है दोस्त, आपको बताया थे कि हैदर अली कोई भले अशिक्षित व्यक्ति था लेकिन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो ये अपना कूटनीति का इस्तेमाल करता है और मराठा को सबसे पहले कुछ पैसा दे करके मराठा को अंग्रेज से साइड कर देता है, तटस्थ युद्ध से साइड कर देता है। उसके बाद निजाम को एक लोभ देता है, बोलता है कि हम तुमको जमीन का टुकड़ा देंगे और तुम मेरे साइड आ जाओ, अंग्रेज का समर्थन छोड़ो। और अंग्रेज ऐसे भी विदेशी लोग हैं, हम यहाँ का देसी लोग हैं। निजाम भी इसका बात मान लेता है हैदर अली का। और देखिए कि इसी युद्ध में जो निजाम अंग्रेज का साथ देने वाला था और मराठा भी अंग्रेज का साथ देने वाला था, दोनों में से कोई अंग्रेज का साथ नहीं देता है। और हैदर अली क्या करता है कि उसके बाद मद्रास जो प्रांत था अंग्रेज का, उस पर आक्रमण कर देता है। तो यही युद्ध जो दोस्त प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता है, जब हैदर अली मद्रास पर आक्रमण करता है। और मद्रास पर आक्रमण ही नहीं करता है, मद्रास पर कब्जा कर लेता है। तो अंग्रेज को समझ में आता है कि जो मेरा पुराना दोस्त हम जिससे संधि किए थे, निजाम था और मराठा था, दोनों साथ तो दिया नहीं, और हैदर अली अभी बहुत मजबूत शक्ति के रूप में है। अगर इससे हम अगर युद्ध लड़ने की कोशिश करेंगे, एक तो सेना मेरा संख्या कम है, इसका ज्यादा है, तो बहुत मार पड़ने वाला है अभी। तो अंग्रेज दिमाग लगाता है, सोचता है अभी संधि कर लेते हैं, अभी बातचीत कर लेते हैं, युद्ध बाद में करेंगे। तो संधि कर लेता है दोस्त, वही मद्रास का संधि हो जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब खत्म होता है। तो मद्रास के संधि में आपको बताया थे कि दो शर्त रखा गया था। पहला शर्त था कि जो हैदर अली कुछ क्षेत्र जीत लिया था, मद्रास पर कब्जा कर लिया था, वो तो वापस कर देता है अंग्रेज को। और उसके बदले में हैदर अली बोलता है अंग्रेज को कि भाई साहब, अगर भविष्य में ये जो मराठा हैं और उसके बाद में निजाम है और कहीं से भी कोई आक्रमण हमारे ऊपर होता है, तो आप मुझे समर्थन करेंगे, सैनिक रूप से आप मदद करिएगा। मैसूर को मदद करना था अंग्रेज को, लेकिन अंग्रेज को समझिए कि उसमें मार पड़ रहा था, तो अंग्रेज के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो अंग्रेज उसका बात मान लेता है हैदर अली का, सोचता है चलो मद्रास का संधि में ये बात हो गया कि हम आपका मदद करेंगे अगर मैसूर पर कोई आक्रमण करेगा तो इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्त खत्म हुआ था। उसके बाद में आपको बताया था कि एक कहानी आगे बढ़ता जाता है। 1769 ईस्वी में मैसूर का युद्ध खत्म हो जाता है दोस्त, जब ट्रीटी होता है, संधि हो जाता है। तो आप एक घटना याद करिए, आगे बढ़ते जाता है 1771 ईस्वी का समय आता है दोस्त। 1771 ईस्वी में क्या होता है कि जो मराठा के माधवराव होते हैं पेशवा, वो हमला कर देते हैं मैसूर पर। लेकिन जब 1771 ईस्वी में माधवराव जब हमला करता है मैसूर पर, तो उस समय अंग्रेज समर्थन देने नहीं आता है मैसूर को बचाने नहीं आता है दोस्त। क्यों, आप ध्यान रखिए कि उस संधि में बोला था, मद्रास के संधि में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, कि हम तुमको बचाने आएंगे, लेकिन बचाने नहीं आता है। तो हैदर अली को भी लगता है कि ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ, अंग्रेज धोखा कर रहा है, संधि में बोल के बात नहीं मान रहा है। तो अंग्रेज मैंने हैदर अली सोचते रहता है चलो ठीक है। तो हैदर अली धीरे धीरे दोस्त फिर से फ्रांस से मदद लेना शुरू करता है और फ्रांस से बहुत अच्छा दोस्ती संबंध स्थापित करता है। और उसके बाद आपको बताया थे कि ये घटना हुआ था 1772 ईस्वी में, जो माधवराव जितना आक्रोशित थे, गुस्से वाले जो पेशवा आए थे, जो आसपास के क्षेत्र पर हमला करके साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, उनका 1772 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है दोस्त। तो उसके बाद जो पेशवा आएंगे उतना ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे साम्राज्य विस्तार करने का। तो उसके बाद हैदर अली को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, वो मराठा से फिर से दोस्ती करने की कोशिश करेगा और उसके बाद में फिर से निजाम से दोस्ती करता है। और ये दोस्ती दोस्त दोनों बरकरार रखता है और आगे तक चलते जाता है। ये समय 1780 ईस्वी के आता है। और 1780 ईस्वी जब आता है दोस्त, हैदर अली को दिमाग में ये बात रहता है कि अंग्रेज तो 1771 ईस्वी में अपना संधि का उल्लंघन कर चुका है और संधि का उल्लंघन कर चुका है, हमको मदद नहीं किया था जब माधवराव हमको पर आक्रमण किया था। तो हैदर अली और निजाम और मराठा तीनों मिल करके समझिए कि फिर से कर्नाटक जो एक प्रांत था, जो आज के वर्तमान समय में तमिलनाडु में उसमें क्षेत्र हुआ करता था, उसका राजधानी आरकोट होता था दोस्त। तो आरकोट पर हैदर अली हमला कर देता है। तो शुरू में तो समझिए कि
जो कर्नल बेली थे वहां पे अंग्रेज का नेतृत्व संभाल रहे थे कर्नाटक में, तो उसको बहुत मार पड़ता है शुरू में। समझिए कि अंग्रेज को शुरू में सफलता नहीं मिलता है, शुरू में बहुत ज्यादा सफलता मिलता है हैदर अली को, कहा कि ये तीन लोग एक साथ में हैं। तो इसी तरह से अंग्रेज को समझ में आ जाता है कि अंग्रेज अब ये तीनों के सामने तो जीतने वाला है नहीं, और उसके बाद में कुछ सोचता है कुछ चाल चलना पड़ेगा हमको, जो चाल हम प्लासी के युद्ध में चले थे वही चाल हमको यहाँ चलना पड़ेगा। तो वो चाल चल कौन सकता है, तो उसके लिए बांडीवास का युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था सर आयरकुट, उसी को बुलाता है, बोलता है कि भाई तुम ही कुछ कर सकता है हैदर अली के खिलाफ, काहे कि और जो कर्नल बेली थे ये तो हार गए हैं, मैंने समझिए कि इनको तो मार पड़ चुका है। तो सर आयरकुट एक बारे में बताया था कि सर आयरकुट एक अच्छे नेतृत्व वाला व्यक्ति था, और उसको मैंने समझिए कि सैनिक तरीके से जो युद्ध होता है उसको अच्छे तरीके से प्लान करना जानता था, वार टैक्टिक्स जानता था वो, और कूटनीति भी बहुत ज्यादा जानता था। जैसे ही सर आयरकुट को जब सेनापति नियुक्त किया जाता है तो सर आयरकुट सबसे पहले ये परिस्थिति को देखता है कि हैदर अली इतना मजबूत क्यों बन रहा है। तो उसको समझ में आता है कि हैदर अली मजबूत इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके साथ है निजाम भी और उसके बाद में मराठा भी, तो ये दोनों साथ है। तो आयरकुट को लगता है कि अगर ये दोनों को मैं अलग कर देता हूं तो हैदर अली को हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो सर आयरकुट कूटनीति चलता है, और वो कूटनीति चल के निजाम ऑफ हैदराबाद का हटा देता है, साइड कर देता है हैदर अली से, मराठा को भी साइड कर देता है। अब देखिए कि हैदर अली अकेले पड़ चुका है। अब जब अकेले पड़ चुका है तो दोस्त एक आगे चल के पोर्टो नोवा का युद्ध होता है 1781 ईस्वी में, जिसमें सर आयरकुट अंग्रेज का सेनापति के रूप में रहता है, और उसमें हैदर अली का दोस्त हार हो जाता है। और उस युद्ध में हैदर अली का हार हो जाना वाजिब था, क्योंकि ये दोनों जो समर्थन कर रहे थे हैदर अली को, दोनों अलग हो गए थे, मराठा और निजाम। तो जब हार होता है उसी युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है, और आगे चलकर 1782 ईस्वी में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। और आपको पता होगा जब हैदर अली का मृत्यु होता है तो उसका एक बेटा रहता है टीपू सुल्तान, वो युद्ध का नेतृत्व संभालता है। तो टीपू सुल्तान भी बहुत अच्छा सेना नायक था दोस्त, सेना नायक भी था, राजा भी बहुत अच्छा था। तो ये वो समझिए कि आयरकुट को चुनौती भी देता है, और इस तरह से युद्ध दोस्त, ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको हम जान रहे हैं 1780 से 84 ईस्वी में, एक बराबरी के युद्ध के रूप में समाप्ति होता है। इसमें समझिए कि शुरुआती में सर आयरकुट भले हैदर अली को हरा दिया था पोर्टा-नोवा के युद्ध में, लेकिन आगे जब टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व संभालता है तो अंग्रेज को यहाँ कुछ चलता नहीं है ज्यादा, उसको अंतिम में समझ में आ जाता है कि संधि करना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए दूसरा दोस्त संधि कर लेता है। मद्रास के बाद मैंगलोर का संधि होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच, और जब मैंगलोर का संधि होता है तो ये दोनों को समझिए कि ये शांति संधि होता है। दोनों में जो दोस्त आपस में एक दूसरे को जो क्षेत्र जीते थे एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया जाता है, और मैंगलोर के संधि के द्वारा युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होता है। और उसके बाद दोस्त बताइए कि जब 1784 में युद्ध का समाप्ति हुआ है, और उसके बाद में अंग्रेज को तो दिमाग में है कि हमको मैसूर पर कब्जा करना है, ऐसा तो वो सोच नहीं रहा है कि अब संधि कर ली है शांति से तो तुम जाओ, टीपू सुल्तान को बोल दिया कि तुम जाओ अब शासन करना मैसूर पर, हम तुमको अब तुम्हारे अंदर इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं था। तो उसको तो हमला करना ही था, मैसूर को अपने अंदर लाना ही था। और टीपू सुल्तान भी संधि करके अपना राज में आता है, राज चलाना शुरू करता है, राजा बना हुआ ही रहता है अपना पापा की मृत्यु के बाद। तो इस तरह से टीपू सुल्तान अपना शासन करते करते दोस्त इसी तरह से समय 1790 ईस्वी का आता है। और 1790 ईस्वी का समय जब आता है तो आपको पता होगा तो फ्रांस के साथ तो व्यापार और इसका चलता ही रहता है मैसूर का। 1790 ईस्वी का समय आता है तो 1790 ईस्वी में जो मैसूर से एक छोटा सा राज था कन्नूर नाम का, वो कन्नूर जो था कोचीन में पड़ता था दोस्त, कोचीन के आसपास का इलाका था, वो मैसूर में पहले पड़ता था। उसको पुर्तगाली जो था ना, पुर्तगाली बेच दिया था त्रावणकोर के राजा के हाथों। अब त्रावणकोर के राजा के हाथों जब कन्नूर को बेच दिया था, कन्नूर किसका राज था? मैसूर का था। तो जब मैसूर का राज था तो जो टीपू सुल्तान राजा बनता है जब मैसूर का, तो वो सोचता है ये तो मेरा ही क्षेत्र है कन्नूर, तो क्यों ना मैं इसको ले लूं। तो पहले त्रावणकोर के राजा को रिक्वेस्ट करता है, भाई कन्नूर मेरा क्षेत्र है, और एक जलकट्टू नाम का भी क्षेत्र था, बोला कि ये दोनों हमको वापस कर दो। तो त्रावणकोर का राजा बोलता है क्या कि मैं वापस नहीं करने वाला हूं। त्रावणकोर के राजा ऐसे ही बात नहीं बोल रहा था दोस्त, बताइए कि टीपू सुल्तान उसमें बहुत मजबूत राजा के रूप में मैसूर में उभर रहा था, फिर भी त्रावणकोर के राजा का इतना कैसे साहस हो गया कि टीपू सुल्तान को बोल रहा है कि मैं नहीं वापस करूंगा। इसलिए साहस हो गया दोस्त कि त्रावणकोर के पीछे से सपोर्ट था अंग्रेज का। अंग्रेज क्यों सपोर्ट कर रहा था? क्योंकि त्रावणकोर से अंग्रेज काली मिर्च का व्यापार करता था, और त्रावणकोर ही एकमात्र जगह था जहां से काली मिर्च का व्यापार अंग्रेज करता था, तो इसलिए उसको सपोर्ट करना जायज था। तो अंग्रेज जब मैसूर का बात नहीं मानता है त्रावणकोर, तो टीपू सुल्तान हमला कर देता है त्रावणकोर पर। तो जब हमला कर देता है त्रावणकोर पर तो अंग्रेज को पता चलता है कि टीपू सुल्तान हमला कर दिया है त्रावणकोर पर।
तो इस समय क्या करता है अंग्रेज? अंग्रेज सोचता है कि टीपू सुल्तान को अकेले हरा पाना संभव है नहीं, हम तो टीपू सुल्तान पर हमला कर देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान का भी सेना बहुत मजबूत है, यूरोपीय पद्धति पर ट्रेन है, तो ये सब भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारा सैनिक को भी हरा सकता है, एक तो सैनिक का संख्या मेरा कम है। तो अंग्रेज चाल चलता है यहाँ। अंग्रेज पता है अंग्रेज को कि जो आसपास के जो मैसूर का इलाका है, मराठा है, निजाम है, तो ये दोनों को भी डर लगा हुआ है टीपू सुल्तान का, क्योंकि टीपू सुल्तान जो अपना सैन्य को बहुत मजबूत कर रहा था और धीरे धीरे शक्तिशाली राजा के रूप में मैसूर का उभर रहा था, तो आसपास का जो निजाम था हैदराबाद का, उसको भी डर था कि भविष्य में टीपू सुल्तान हो सकता है हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। मराठा को भी डर था कि हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो इसी तरह से मराठा और निजाम जो है दोनों मिलकर अंग्रेज का समर्थन कर देता है, क्योंकि उसको टीपू सुल्तान से भविष्य में आक्रमण का डर रहता है। तो जब टीपू सुल्तान, बताइए कि अंग्रेज के साइड में आ गया है निजाम हैदराबाद का, मराठा आ गया है, अब ये तीनों मिल के टीपू सुल्तान पर आक्रमण करता है दोस्त, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। श्रीरंगपट्टनम दोस्त टीपू सुल्तान का राजधानी हुआ करता था, मैसूर का राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था टीपू सुल्तान, और वहीं पे आक्रमण हो जाता है। तो आप बताइए कि 3 लोग एक साइड में हैं और एक साइड में टीपू सुल्तान अकेले है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अंग्रेज का जीत होगा। तो अंग्रेज जब जीतता है ये दोस्त, तो अंग्रेज जब जीतता है तो इसके ऊपर समझिए कि एक अपमानजनक संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि कर दिया जाता है, और बोलता है, आप जब भी देखिए कि जो युद्ध जीतता है वो जीतने वाला के पक्ष में ही शर्त ज्यादा होगा, पॉजिटिव। तो जब श्रीरंगपट्टनम का संधि होता है तो उस संधि में बहुत ऐसा शर्त रखा जाता है जो टीपू सुल्तान के समझिए कि निंदा करने के लिए रखा जाता है, ह्यूमिलिएट करने के लिए रखा जाता है। और उस संधि में देखिए क्या क्या बात था। पहला प्रावधान था कि मैसूर का आधा राज दोस्त कब्जा कर लिया था अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों मिल करके, और तीनों मिलकर आधा राज तो कब्जा कर ही लिए थे। और उसके बाद में 3 करोड़ रुपया का डिमांड करता है, मांग करता है अंग्रेज टीपू सुल्तान से, क्योंकि तुम युद्ध लड़ रहा है और इसलिए बहुत सारा जान माल का हानि हुआ है, तो 3 करोड़ रुपया तो तुमको देना पड़ेगा भाई। तो 3 करोड़ रुपया में 1.5 करोड़ रुपया तो टीपू सुल्तान दे देता है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया को बोलता है कि मैं किस्त में आपको सधा दूंगा। तो अंग्रेज इतना समझिए कि उसको खत्म इंसान समझ लीजिए उसको, कि बोलता है कि तुम किस्त सधा देगा, ये मुझे गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो 2 लड़का है उसको हम बंदी बना के ले जाते हैं। तो टीपू सुल्तान का 2 लड़का को अंग्रेज बंदी बना के ले जाता है, और जब तक अंग्रेज टीपू सुल्तान किस्त नहीं सधाता है तब तक वो अपने पास रखता है। टीपू सुल्तान किसी भी तरीके से किस्त को सधा देता है अंग्रेज का, और अपना बेटा को छुड़ा लेता है। और उसके बाद बताइए कि टीपू सुल्तान की जब श्रीरंगपट्टनम में इतना जबरदस्त हार हो चुका है, अंग्रेज का जीत हो चुका है, आधा राज उसका जा चुका है, तो अब टीपू सुल्तान के पास क्या ऑप्शन है? वो फिर से फ्रांस के साथ दोस्ती करना शुरू करेगा, फ्रांस से व्यापार करेगा। आपको 1790 ईस्वी के आसपास का एक घटना बताते हैं, विश्व इतिहास का एक घटना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जुड़ रहा है थोड़ा कहानी, तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। 1789 ईस्वी में दोस्त फ्रांस का क्रांति हुआ था, और फ्रांस की क्रांति में जो वहां का तानाशाह राजा था उसको गद्दी से हटा दिया गया था, और नेपोलियन फ्रांस में आ गया था। नेपोलियन बोला जाता है दोस्त, नेपोलियन के बारे में एक बात बोला जाता है कि वही फ्रांस का समझिए क्रांति के कारण जन्म भी हुआ था, और फ्रांस की क्रांति को अंतिम में गला घोटने का भी काम करता है, क्योंकि अपने आप को गणतंत्र का राजा घोषित करता है नेपोलियन। आप समझ रहे हैं, गणतंत्र का राजा घोषित करना यानी कि बहुत हंसने वाला बात है। गणतंत्र का राजा हो ही नहीं सकता है। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्त रिपब्लिक, यानी कि चुना हुआ राज्य का प्रमुख होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई राजा होगा प्रमुख। तो इस तरह से दोस्त फ्रांस में नेपोलियन का सरकार आया हुआ रहता है, और उसी फ्रांस से टीपू सुल्तान दोस्ती करना शुरू करता है। और नेपोलियन से सच पूछिए दोस्त, अंग्रेज का बहुत ज्यादा फटता था, क्योंकि नेपोलियन बार बार यही स्टेटमेंट दे रहा था अंग्रेज के खिलाफ। और नेपोलियन भी जब राजा बनता है, तो नेपोलियन वहां फ्रांस का राजा बनता है, तो वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करते जाता है, और धीरे धीरे मिस्र पर आक्रमण कर लेता है, मिस्र को जीत लेता है, और मिस्र के रास्ते धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू करता है। और नेपोलियन बार बार एक ही बात बोल रहा था कि जो मेरा 1760 ईस्वी में फ्रांस को हराया है अंग्रेज, उसका तो बदला मैं जरूर लूंगा, और उस अंग्रेज का जो बहुत बड़ा साम्राज्य उपनिवेश है भारत, उस पर तो मैं आक्रमण जरूर करूंगा। और बताइए कि अंग्रेज को कितना डर लगा हुआ होगा नेपोलियन से, डर तो था ही। और उसके साथ ही टीपू सुल्तान किससे दोस्ती करना शुरू कर रहा है? फ्रांस से दोस्ती करना शुरू कर रहा है 1792 ईस्वी के बाद दोस्त। और 1792 ईस्वी के बाद ये दोस्ती जब बढ़ाएगा, अपना दूत भी भेजता है फ्रांस में भी दूत भेजता है, तुर्की में भी दूत भेजता है दोस्त, बहुत सारा जगह पर, कुस्तुनतुनिया में भी अपना दूत भेजता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा अपना राजदूत भेज के और संबंध स्थापित करता है टीपू सुल्तान, जो अंग्रेज को पसंद नहीं आता है। अंग्रेज को लगता है कि ये तो सीधे सीधे समझिए नेपोलियन से दोस्ती कर रहा है, और नेपोलियन जब इंटरफेयर करेगा मैसूर में, तो वो अंग्रेज टीपू सुल्तान को साथ भी दे सकता है, तो अंग्रेज तो ऐसे ही हार जाएगा। तो इसलिए अंग्रेज सोचता है कि इसको तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है। तो उस दोस्त 1799 का जब समय आता है, तो उसमें बेलेजली नाम का एक गवर्नर आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। ये बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्त, बंगाल का गवर्नर जनरल के अंदर ही ये सब चीज आएगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल एक प्रमुख रूप से होता था सरकार के रूप में, और उसके अंदर ही सारा जहां जहां अंग्रेज
कब्जा करता था जोन क्षेत्र, उसको शासन किया जाता था। तो मैसूर को भी उसी के अधीन देखा जा रहा था, देखरेख में था, बेलेजली के देखरेख में। तो बेलेजली शुरू में बात करने की कोशिश करता है टीपू सुल्तान से, बोलता है कि भाई तुम मुझे बात कर लो और सहायक संधि साइन कर लो। तो टीपू सुल्तान बोलता है कि मैं सहायक संधि साइन करके तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहता हूं। मैं समझो कि एक दिन शेर की तरह जिंदा रह लूंगा, लेकिन पूरा जिंदगी मैं भेड़ की तरह जिंदा नहीं रह सकता हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता हूं। तो बेलेजली को लगता है कि ये तो अब संधि करने से रहा नहीं, संधि तो कर नहीं सकता है, तब इसके साथ युद्ध ही करना पड़ेगा। तो 1799 ईस्वी में फिर से निजाम और हैदराबाद मिलके, तीनों मिलके मैसूर पर आक्रमण कर देता है। और ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलता है, और ये लंबा समय तक नहीं चलता है क्योंकि ये 3 लोग हैं और टीपू सुल्तान अकेले हैं। अभी फ्रांस से इतना ज्यादा दोस्ती इसको गहरा हुआ नहीं था कि ये नेपोलियन भी आके डायरेक्ट इसको समर्थन करेगा। तो शुरू था दोस्त। तो इसीलिए टीपू सुल्तान एकाएक जब हमला होता है अंग्रेज की तरफ से, तो ये श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। तो इस तरह से ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्त। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में शुरू हुआ था, अप्रैल में, मई में खत्म हो गया था। तो इस तरह से जब ये युद्ध खत्म हुआ था ना, तो बेलेजली बोला था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमे है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान जैसा आधुनिक राजा को हरा दिया जाता है, जो व्यापार इतना ज्यादा दूसरे देश से संबंध स्थापित कर रहा था, तो ऐसे राजा को हरा दिया जाता है तो बेलेजली को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, सोचता है कि समझिए कि अब पूरा भारत पर हम कब्जा कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ दोस्त। और अब उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है तो बडियार वंश, जो पुराना जो बडियार वंश था ना, जिसके थ्रू हैदर अली और टीपू सुल्तान राज छीना था, जिससे हैदर अली छीना था, तो उसी चिक्का कृष्ण राज तृतीय नाम का एक राजा रहता है, उसी को वहां का राजा बना देता है अंग्रेज। और वो अंग्रेज का समझिए कठपुतली राजा रहता है, और उसके ऊपर सहायक संधि थोप दिया जाता है। बोलता है कि तुमको अब सेना नहीं रखना है, और सेना अंग्रेज का सैनिक तुम्हारे राज्य में रहेगा और वही संरक्षण देगा, और तुम यहाँ का एक नाम का राजा बना रहो। तो इस तरह से पूरा मैसूर का कहानी था दोस्त। मैसूर हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, और आप देखिए कि किस तरह से आपको सवाल सोल्व होता है, यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बोला जा रहा है कि कौन विजय हुआ था। तो आप कहानी अभी ध्यान से सुने होंगे, ध्यान देके, और पिछला 2 क्लास भी पढ़े होंगे। एक तो समरी था दोस्त, डिटेल में मैं पीछे 2 क्लास डाल चुका हूँ, 2 क्लास पढ़े होंगे। तो देखिए कि लिखा हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था। ऑप्शन देखिए, हैदर अली है, मराठा है, अंग्रेज है, हैदराबाद का निजाम है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर का युद्ध जब लिखा हुआ है दोस्त, ये जब भी होगा अंग्रेज और मैसूर के बीच होगा। तो मैसूर का राजा इस समय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट देखिएगा तो 1767 से 69 ईस्वी के बीच का समय है। तो इस समय तो टीपू सुल्तान तो आया नहीं था, तो इसमें कौन होगा वहां का राजा? हैदर अली ही होगा। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर प्रथम इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूं कि डिंडीगुल का स्थापना 1755 ईस्वी में हैदर अली ने किसके सहायता से किया था? फ्रांस के सहायता से किया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन है नंजराज, देवराज, चिक्का कृष्णराज द्वितीय और हैदर अली। तो इसमें भी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, हैदर अली दोस्त। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना कौन कराया? तो हैदर अली करवाया। और उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया था। आप यहाँ कहानी ध्यान रखिएगा कि जब हैदर अली शुरू में जब आक्रमण करा था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो हैदर अली जीतने लगता है, सफल होता है, बेली को मार देता है। और उसके बाद किसको नियुक्त किया था अंग्रेज सेनापति? सर आयरकुट को। तो इसीलिए सर आयरकुट ही जो हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया था। ऑप्शन देखिए, कर्नल बेली दिया है, लेकिन कर्नल बेली को तो बहुत मार पड़ा था हैदर अली से, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद में हेक्टर मुनरो दिया है, तो हेक्टर मुनरो को हम लोग पढ़े थे, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का सेनापति था। उसके बाद में सर आयरकुट दोस्त, आपको बताया कि बांडीवास का युद्ध यही जीता था, और इसी को फिर से अंग्रेज बुलाता है यहाँ हैदर अली को हराने के लिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो यही पोर्टो नोवा का युद्ध में सर आयरकुट था जो हैदर अली को हराया था। और उसके आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्त, कौन भारतीय शासक विदेशों में आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किया? अभी कहानी आप पीछे जाइएगा, ध्यान करने की कोशिश कीजिए। दूतावास का मतलब होता है दोस्त अपना राजदूत भेजना। जैसे में आज के समय में भारत अमेरिका में अपना राजदूत भेजता है, अमेरिका भारत में अपना राजदूत भेजता है, और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, और दोनों के बीच जो डिस्कशन होता है वो दोनों का संबंध, जो दोनों देश का रिश्ता है उसको सुधारने में काम करता है। तो इसी तरह से उस जमाने में समझिए कि कौन भारतीय राजा था जो विदेशों में अपना दूतावास भेजा करता था, राजदूत भेजा करता था। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, हैदर अली है, मीर कासिम है,
है, शाह आलम द्वितीय है, टीपू सुल्तान है। तो आप देखिए हैदर अली तो इतना काम नहीं कर पाया था, हैदर अली केवल फ्रांस से व्यापार ही कर रहा था। मीर कासिम तो आपको पता ही होगा कि ये 1760 ईस्वी में मीर जाफर के बाद राजा बना था बंगाल का, तो ये तो अपने अंग्रेज से ही परेशान रहता है, तो ये बाहर कहाँ शासन स्थापित कर पाएगा। और शाह आलम द्वितीय के तो समझिए कि शाह आलम द्वितीय के बारे में बोला जाता है कि उसको दिल्ली के लाल किला से बाहर इसका औकात ही नहीं चलता था, एक क्या राजा स्थापित करेगा, दूसरे से संबंध क्या स्थापित करेगा। इस समय तो समझिए कि अंग्रेज का कब्जा हो जाता है 1803 ईस्वी में, इसी के समय में दिल्ली पर। तो इस तरह से ये समझिए कि उत्तर मुगल काल में इसके बारे में पढ़े थे, शाह आलम द्वितीय कमजोर मुगल शासक में आता था गिनती में। और उसके बाद दोस्त आंसर होगा इसका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ही था जो विदेशों में अपना दूतावास भेज के समझिए कि आधुनिक पत्ती पर संबंध स्थापित करना शुरू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि याद करिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। तो वो जब युद्ध खत्म होता है, टीपू सुल्तान का जब हार हो जाता है, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन होता है दोस्त। तो टीपू सुल्तान के साथ ही ये संधि हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, टीपू सुल्तान, हैदर अली, डुप्ले, नंजराज है। तो यहाँ आंसर टीपू सुल्तान होगा। अगर आप लेक्चर को ध्यान से, पिछले लेक्चर को भी सुने होंगे, चाहे आज का कहानी भी आप ध्यान से सुने होंगे, तो आपको आंसर पता चल रहा होगा। तो इसके आगे देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त आपको पूछेगा, एसएससी रेलवे बैंक में पूछ देता है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और इसमें स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ देता है। और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में भी जो पूछा गया है उसको भी शामिल किया हूं, देखिए आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी, बेंगलोर में, श्रीरंगपट्टनम में, मंगलौर में, मैसूर में। तो राजधानी कहां बनवाई थी दोस्त, श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद अगला देखिए कहानी, सुनिए क्वेश्चन है क्या, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए। बोला जा रहा है टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ, कब मारा गया अंग्रेज के साथ। ऑप्शन है 1857, 1797, 1799, 1769। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी समय टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है दोस्त। तो इसलिए 1799 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन है जो सही रूप से मैच कर रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्त लिखा हुआ है कि हैदर अली पराजित हुआ था। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली लिखा हुआ है क्या, पराजित हुआ था। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको बताया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम और मराठा को कूटनीतिक की चाल चल के अपने साइड हैदर अली मिला के क्या हुआ था, जीता था युद्ध को, अंग्रेज को हराया था, अंग्रेज पराजित हुआ, हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। तो पहला ऑप्शन दोस्त गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और अगला कोई ऑप्शन देखिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। बोला जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था, उसमें बोला जा रहा है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। आप ध्यान दीजिए कि हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने की कोशिश तो कर ही रहा था, शुरू में तो उसको सफलता मिल ही रहा था, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही अंग्रेज एक चाल चल के आयरकुट को सेनापति नियुक्त कर दिया था। और आयरकुट फिर इसके जो पक्ष में था, हैदर अली के पक्ष में निजाम और मराठा, उसको साइड कर दिया था। और इसमें पोटोनोवा का युद्ध में हैदर अली का हार हो जाता है, उसके बाद मृत्यु भी हो जाता है हैदर अली का। तो ये तो ऑप्शन गलत है दोस्त, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें हैदर अली अंग्रेज को पराजित नहीं किया था, अंग्रेज ने पराजित कर दिया था हैदर अली को। पोटोनोवा का युद्ध याद रखिएगा। तो इस तरह से दूसरा नंबर भी ऑप्शन दोस्त गलत हो जाएगा, हमको यहाँ चुनना सही कौन है इसमें। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बोला जा रहा है दोस्त कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग, टीपू सुल्तान युद्ध जीता, ध्यान दीजिएगा, और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का समय में हुआ था। और आपको बताया थे कि इस समय समझिए कि टीपू सुल्तान से दुश्मनी मराठा को भी चल रहा था, निजाम को भी चल रहा था, और त्रावणकोर पर हमला कर दिया था टीपू सुल्तान। तो इस समय समझिए मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों मिल के आक्रमण कर रहे थे टीपू सुल्तान पर। तो ऑब्वियस सी बात है टीपू सुल्तान नहीं जीतेगा दोस्त, अकेले है, अकेले कैसे जीतेगा ये। तो समझिए कि ये जीता था लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत हुआ। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन इसके बारे में भी आप समझिए कि भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, ऐसा बात नहीं है। आपको बताया थे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के खत्म के बाद श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम के संधि में लगभग आधा मैसूर का राज अंग्रेज अधिग्रहित कर लिया था। अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों मिलकर अधिग्रहित कर लिया था, यानी कि भूभाग तो अंग्रेज लिया ही था, मैसूर का ले लिया था, आधा से लगभग आधा आधा।
और भूभागी केवल नहीं लिया था, 3 करोड़ रुपया भी लिया था, और जब 1.5 करोड़ रुपया बच जाता है तो किस्त चुकाने के लिए उसका 2 बेटा को भी बंदी बना के ले जाता है। तो इस तरह से तीसरा नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया दोस्त। तब तो आप बता सकते हैं चौथा ही सही होगा, क्योंकि देखिए चौथा में लिखा हुआ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हार और मृत्यु हुआ था, तो ये सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल में शुरू होता है, मई में खत्म हो जाता है। और इसमें जब तीनों लोग साथ में रहते हैं, निजाम, मराठा और अंग्रेज, तीनों मिलकर टीपू के श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देते हैं, और उसमें टीपू की हार हो जाता है और मृत्यु भी हो जाता है 1799 ईस्वी में। और उसके बाद मैसूर में समझिए इस तरह से समाप्ति होता है, और मुख्य इलाका अंग्रेज अपने पास रख लेता है, और जो समझिए कि अनफर्टाइल लैंड है वो दे देता है निजाम और मराठा को। और इसी तरह से आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी के पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए। आप एक क्वेश्चन जब लेक्चर सुनते आ रहे हैं, रेगुलर आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं और लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिएगा। लिखा हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्त? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, मराठा के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या? इब्राहिम लोदी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच नहीं हुआ था, ये गलत है। अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को नहीं पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मराठा को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी भी पानीपत का युद्ध लड़ा था दोस्त, वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। इब्राहिम लोदी समझिए लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है, जो दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट है। और जब बाबर आता है भारत में, मुगल वंश का स्थापना करेगा 1526 ईस्वी में, तो उसको युद्ध लड़ना पड़ता है इब्राहिम लोदी से, जो पहले यहाँ राजा रहता है। अब इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसलिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, न कि इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें ऑप्शन में क्या है कि अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन 1 क्या हो गया दोस्त? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी। हम लोग देख चुके हैं यहाँ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू हार गया था, लेकिन उसका मृत्यु नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में, टीपू की हार हो गई थी, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ था दोस्त। मृत्यु कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसलिए दूसरा नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। और उसके बाद में तीसरा नंबर देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। आप बंगाल जब पढ़े होंगे, बंगाल विजय जब पढ़ रहे थे, हम लेक्चर दिए थे उसमें, तो आप समझिएगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ऑप्शन सीधे सीधे सही है दोस्त। आपको मैं सब चीज लेक्चर में बता चुका हूं, क्योंकि प्लासी का युद्ध ही था जिसमें मीर जाफर को षड्यंत्र के थ्रू अंग्रेज अपने साइड में मिला लिया था। और इसमें समझिए कि लगभग सिराजुद्दौला का मात्र लगभग 500 सेना मरता है, और अंग्रेज का मात्र 29 सेना मरता है लगभग। और इस तरह से इस युद्ध को कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि जो परंपरागत तरीके से जो युद्ध लड़ा जा रहा था, ये युद्ध था ही नहीं। तो प्लासी का युद्ध इस तरह से लड़ा गया था, मीर जाफर को अपने साइड मिला के अंग्रेज के द्वारा। तो इस तरह से तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्त, 2 गलत होगा। तो देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सही है? 1, 2 और 3, बी में है केवल 3, 2 और 3 कोई भी नहीं। तो आपको समझ में आ गया केवल 3 सही है, तो ये केवल 3 सही है। तो दोस्त इस तरह से एक क्वेश्चन था आईएएस के परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्त, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो ऐसे ही नहीं, मैं आपको पहला क्लास में बोल दिया था कि मैं आपको हर क्लास का समझिए कि ध्यान में रख के समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन समझिए एसएससी रेलवे बैंक में भी पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी यूपीपीसीएस में पूछता है, और इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आईएएस के परीक्षा में पूछता है। तो इस तरह से हम आपको जो आप लेक्चर सुन रहे होंगे ध्यान से और नोट्स बना रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका तैयारी समझिए कि एक बेसिक लेवल से आईएएस की परीक्षा देने लेवल तक की हो रहा है। तो इसलिए से आप ध्यान से लेक्चर को सुनते रहिए। अगर आपको जीएस का लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मैं जल्दी ही आपको पूरा जीएस खत्म कर दूंगा। और जीएस पढ़ने के लिए ऐसे मैं नहीं बोलता हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना क्वालिटी दे रहा हूं कि आप इतना पढ़ के, कोई किताब पढ़े बिना, कोई कोचिंग पढ़े बिना, आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।